आज की इस वीडियो में हम अमन वशिष्ठ सर के ग्रामर का जो नोट्स है उसी का रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग डेली 5-5 रूल पढ़ेंगे और 100 रूल को कंप्लीट करेंगे। यदि आप भी इस रैपिड रिवीजन सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं और इसके आने वाले सीरीज को आप लोग देखिएगा, आपको रिवीजन में काफ़ी हेल्प मिलेगा। ये वीडियो का मकसद सिर्फ रिवाइज करना है, तो हम इसमें कॉन्सेप्ट को थोड़ा फास्ट रिवीजन करने की कोशिश करेंगे। आते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 1 पे। कॉन्सेप्ट नंबर 1 कहता है पोजेसिव प्रोनाउंस वर्सेस पोजेसिव एडजेक्टिव। अब आप लोग पहले ही से अगर ग्रामर का कोई नोट्स वगैरह या किसी भी टीचर से पढ़ेंगे तो आपने पहले ही से कॉन्सेप्ट जाना होगा कि पोजेसिव प्रोनाउन और पोजेसिव एडजेक्टिव में क्या अंतर होता है। तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे जाते हैं और क्वेश्चन के थ्रू रूल को समझने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि आई हैव डिसाइडेड दैट आई वोंट वर्क एट योर्स कंपनी एनी मोर। अब यहाँ पे क्या है कि योर्स में एरर, ये तो पता चल गया योर्स में एरर है। क्यों एरर है इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि योर्स जो है वो पॉजेसिव प्रोनाउन है और कंपनी क्या है, नाउन है। अब नाउन के पहले प्रोनाउन का यूज तो हो नहीं सकता है, क्योंकि नाउन के जस्ट पहले हम लोग लगाते हैं एडजेक्टिव। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव लगेगा और योर्स जो है वो पॉजेसिव प्रोनाउन है, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज करने के लिए हमने योर लगाएंगे। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, आई हैव डिसाइडेड दैट आई वोंट वर्क एट योर कंपनी एनी मोर। क्वेश्चन नंबर 2 है कि देयर इज अ बेस्ट ऑफर दैट यू कैन गेट, सो यू शुड नॉट थिंक मच। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर THERE देयर वाला रहता तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सही जाता, लेकिन यहाँ पे THEIR है। अब THEIR जो देयर होता है वो पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है और पॉजिटिव एडजेक्टिव तो सिंपली लग नहीं सकता सब्जेक्ट का काम, उसके लिए एक नाउन या प्रोनाउन का होना भी जरूरी है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे अगर सब्जेक्ट हम लोग को प्रोनाउन बनाना है तो पॉजिटिव प्रोनाउन देयर्स का यूज करेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। आई कांट बाई दिस कार बिकॉज इट्स कॉस्ट इज वे आउट ऑफ माई बजट। अब आप लोग देख सकते हैं अगर इट्स जो होता है वो पॉजिटिव एडजेक्टिव होता और IT और एपोस्ट्रॉफी इस लगा होता है तो प्रोनाउन का काम करता है। ठीक है, तो हम लोग को अगर प्रोनाउन का यूज करना है तो वहाँ पे हम लोग इट इज़ लगा सकते हैं, यानी एपोस्ट्रॉफी शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं, इट इज़ का शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर एडजेक्टिव लगाना है तो इट्स का यूज करेंगे। अब कॉस्ट जो है वो नाउन है और नाउन के पहले हम लोग को क्या लगाना है, एडजेक्टिव लगाना है, इसीलिए यहाँ पे क्या लगेगा, इट्स लगेगा। सो करेक्ट सेंटेंस विल बी आई कांट बाई दिस कार बिकॉज इट्स कॉस्ट इज वे आउट ऑफ माई बजट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यू एंड रोहन शुड नॉट वेस्ट हिज टाइम वॉन्डरिंग हियर एंड देयर। अब यहाँ पे हिज जो होता है वो पार्टिकुलरली रोहन के लिए तो हो सकता है, लेकिन अगर यू एंड रोहन दोनों को क्वालिफाई कराना है तो बेस्ट वर्ड होगा योर। यू एंड रोहन शुड नॉट वेस्ट योर टाइम वॉन्डरिंग हियर एंड देयर। क्वेश्चन नंबर 5। यू एंड आई हैव डन माई बेस्ट टू मेक हर हैप्पी। अब यहाँ पे अगर हम लोग माई लगाएंगे तो इंडिविजुअली आई का बात होगा, लेकिन हम लोग को यू एंड आई बोथ को क्वालिफाई करना, इसलिए यहाँ पे सेंटेंस करेक्ट होगा यू एंड आई हैव डन आवर बेस्ट टू मेक हर हैप्पी। क्वेश्चन नंबर 6। ही एंड आई विल नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न टू कंप्लीट आवर्स असाइनमेंट। अब यहाँ पे आवर्स जो है पॉजिटिव प्रोनाउन का यूज है, लेकिन हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव लगाना होगा। क्यों लगाना होगा, क्योंकि यहाँ पे असाइनमेंट जो है नाउन है, नाउन को क्वालिफाई करेगा एडजेक्टिव, तो इसीलिए नाउन को क्वालिफाई कराने के लिए एडजेक्टिव लगाने के लिए हम लोग आवर का यूज करेंगे। आई होप आप लोग पहला जो कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे। कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या कहता है, यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आफ्टर दिस वर्ब्स। अब कुछ वर्ब्स होते हैं जिनके बाद हम लोग को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना पड़ता है। अब ये फिक्स नहीं कि करना ही पड़ेगा, यदि पहले ही से ऑब्जेक्ट दे दिया गया हो तो आप यूज नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपको पहले से ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो वहाँ पे हम लोग एक ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। अब वो कौन कौन से वर्ब है एक बार देखते हैं। एब्सेंट, प्रेजेंट, एडेप्ट, एडजस्ट, इक्विट, एक्सर्ट, अप्लाई, हर्ट, प्रोस्ट्रेट, सबमिट, रिजाइन, रिकॉन्साइल, इंट्रोड्यूस, अवेल, एम्यूज, एंजॉय, सेटिस्फाई, अवेंज, प्राइड एटसेट्रा। ये सारे वर्ब ऐसे हैं जिनके बाद यदि ऑब्जेक्ट का मेंशन नहीं किया है तो आपको ऑब्जेक्ट लगाने के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना होगा। जैसे कि ही इंट्रोड्यूस टू द चेयरमैन एज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द पार्टी। अब उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा कि ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ टू द चेयरमैन एज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द पार्टी। यहाँ इंट्रोड्यूस वर्ब का ऑब्जेक्ट का जरूरत है, तो यहाँ पे पहले से हम लोग हिमसेल्फ लगा देंगे ताकि एक ऑब्जेक्ट का यूज हो जाए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सेम कह रहा है कि ही प्रोस्ट्रेटेड बिफोर हिज मास्टर हु टॉट हिम व्हेन ही वाज इन द स्कूल। अब यहाँ पे प्रोस्ट्रेटेड वर्ब एक ट्रांजिटिव वर्ब है और इस वर्ब को एक ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट यहाँ पे लगाने के लिए क्या करेंगे कि प्रोस्ट्रेट जो वर्ड है इनके बाद हम लोग क्या लगाते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो कैसे हो जाएगा करेक्ट वर्ड, करेक्ट जो सेंटेंस होगा वो ही प्रोस्ट्रेटेड हिमसेल्फ बिफोर हिज मास्टर हु टॉट हिम व्हेन ही वाज इन द स्कूल।
आगे बढ़ते हैं। द मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट मेंबर्स एब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द मीटिंग। अब हिमसेल्फ यहाँ पे यूज नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? कि मिनिस्टर का भी बात करना है और कैबिनेट मिनिस्टर का भी बात करना है, कैबिनेट मेंबर्स का भी बात करना है, तो यहाँ पे हिमसेल्फ के बदले क्या लगेगा? देमसेल्व्स लगेगा। आगे बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 3, ईच, आइदर, नाइदर के बाद जब ऑफ आए तो उसके बाद नाउन जो होता है प्लूरल होता है, वर्ब सिंगुलर होता है, और आने वाले प्रोनाउन और एडजेक्टिव जो होता है वो सिंगुलर होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, इसको हम लोग एक बार एक्सप्लेन से समझते हैं। अब ईच, आइदर, नाइदर जो है या तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का काम करता है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद जब भी ऑफ आएगा तो वो सिलेक्शन की बात करता है, और सिलेक्शन या तो हम लोग दो आदमी में से करेंगे या दो से ज़्यादा करेंगे। तो यहाँ पे एक तो चीज़ कॉमन हो गया कि नाउन जो भी आएगा प्लूरल आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हम लोग को सिलेक्शन करना है, तो दो ही आदमी या दो से ज़्यादा आदमी से सिलेक्शन कर सकते हैं, तो नाउन प्लूरल होगा। लेकिन वर्ब सिंगुलर इसलिए होगा क्योंकि इसका सब्जेक्ट जो होगा वो क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा, अब या डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो होगा वो इंडिविजुअली की बात करते हैं। ईच मतलब कि कुछ लोगों में से प्रत्येक लोग, तो यहाँ पे इंडिविजुअली का बात हो रहा है, इसीलिए जो वर्ब होगा वो सिंगुलर लगेगा, और उसी के अनुसार जो आने वाला प्रोनाउन या एडजेक्टिव भी होगा वो भी सिंगुलर लगेगा। आइए हम लोग एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि ईच ऑफ द बॉयज हैव कंप्लीटेड देयर असाइनमेंट। अब यहाँ पे ईच ऑफ द बॉयज क्या कह रहा है कि कुछ लड़कों में से प्रत्येक लड़के ने है वो अपना असाइनमेंट पूरा कर लिया है। तो यहाँ पे इंडिविजुअलिटी की बात हो रहा है, तो इसीलिए ईच के बाद जो सब्जेक्ट आएगा वो तो बॉयज होगा वो प्लूरल लगेगा, लेकिन जो वर्ब होगा वो सिंगुलर लगेगा। इसीलिए ईच ऑफ द बॉयज हैव के जगह हैज़ कंप्लीटेड। अब यहाँ पे जो एडजेक्टिव है ये भी क्या लगेगा? सिंगुलर लगेगा, यानी कि हिज असाइनमेंट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ईच ऑफ दिस 5 स्टूडेंट हैव वर्क वेरी हार्ड ऑन दिस प्रोजेक्ट। सेम कॉन्सेप्ट इन दिस क्वेश्चंस ऑल्सो, कि हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि दिस 5 स्टूडेंट्स तो ठीक है प्लूरल लगेगा, लेकिन चूंकि ईच ऑफ का बात यानी प्रत्येक इंडिविजुअल का बात हो रहा है, इसलिए आने वाला जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा, इसीलिए हैव को क्रॉस करके हम लोग वहाँ पे हैज का यूज करेंगे। नेक्स्ट, दे टोल्ड मी डैट नाइदर ऑफ देम यूर प्रेजेंट देयर व्हेन द एक्सीडेंट हैपेंड। अब नाइदर ऑफ देम सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे इंडिविजुअलिटी का दर्शा रहा है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे? यहाँ पे वर्क को क्रॉस करके हम लोग वाज का यूज करेंगे। बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 4 पे, आउट ऑफ द क्लास कंपैरिजन, यानी कि डेट ऑफ कॉन्सेप्ट बोलते हैं इसको हम एक अपना एग्जाम्पल देकर समझाते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं कि माई हाइट इज ग्रेटर देन योर्स बोटल्स कलर, या फिर द कलर ऑफ योर बोतल। अब इसका कोई लॉजिक बनता है? नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि मेरे हाइट का कंपैरिजन आपके बोतल के कलर से कैसे बन सकता है? आपके बॉटल का कलर का मेरे हाइट से क्या मतलब? कि हम ये बोलना चाह रहे हैं कि हम लोग सेम थिंग का कंपैरिजन करते हैं, यानी कि अगर मेरे को हाइट का किसी का कंपैरिजन करना है तो दूसरे के हाइट से करेंगे, किसी के कलर का कंपैरिजन करना है तो किसी चीज़ के कलर से करेंगे। सेम यहाँ पे भी यही कंसेप्ट होता है। आइए हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं जो कि PDF में है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है कि द एयर ऑफ दिल्ली इज मोर पोल्यूटेड देन मुंबई। अब इसके कहने का मतलब क्या है? अगर इस हिसाब से देखा जाए कि दिल्ली का जो एयर है ना वो मुंबई से पोल्यूटेड है। मुंबई से पोल्यूटेड है या मुंबई के एयर से पोल्यूटेड है? ये बताइए। मुंबई के एयर से पोल्यूटेड है, इसीलिए हमको यहाँ पे क्या यूज करना होगा कि द एयर ऑफ दिल्ली इज मोर पोल्यूटेड देन द एयर ऑफ मुंबई, या फिर उसी को और बेटर बनाने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं द एयर ऑफ दिल्ली इज मोर पोल्यूटेड देन डेट ऑफ मुंबई। इसलिए यहाँ पे डेट ऑफ का यूज किए ताकि द एयर ऑफ मुंबई बार बार द एयर वर्ड जो है रिपीट ना हो, इसीलिए सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा द एयर ऑफ दिल्ली इज मोर पोल्यूटेड देन डेट ऑफ मुंबई। सेम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, द मैक्सिमम स्पीड ऑफ माई कार इज वे मोर देन योर्स। अब सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी होगा कि कार की स्पीड का कंपैरिजन दूसरी कार की स्पीड से होगा, ना कि उसके कार से होगा, इसीलिए यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस बनेगा द मैक्सिमम स्पीड ऑफ माई कार इज वे मोर देन डेट ऑफ योर्स। आगे बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 5 पे, यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन हु, हुम, व्हिच, डेट और व्हाट। अब देखिए हु और हुम का एक क्लासिफिकेशन करना हो तो हम जनरल सेंस में बोल सकते हैं कि उसका यूज होता है ह्यूमन बींग के साथ। विच का जो यूज होगा वो थिंग्स या फिर क्लॉज के साथ होगा। डेट का जो होगा वो किसी भी ह्यूमन बींग्स या किसी भी थिंग्स पे भी अगर हम लोग इम्फेसिस डालेंगे, जोर डालेंगे, वहाँ पे भी डेट का यूज होगा। और व्हाट का यूज नाउन क्लॉज के लिए होगा। अब ये जो रूल है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग बार बार रिवाइज कीजिएगा क्योंकि एग्जाम में भर भर के इससे क्वेश्चन आता है। अब हम लोग एक बार देखते हैं क्वेश्चन को। द गर्ल हु यू स्लैप्ड इन द क्लास कंप्लेन टू द प्रिंसिपल, यानी कि जिस गर्ल को तुमने थप्पड़ मारा था उसने कंप्लेन किया है प्रिंसिपल से। अब यहाँ पे क्या है कि यू स्लैप्ड,
तो आप लोग इसको जनरल हिंदी के अर्थ से भी निकाल के लगा सकते हैं कि हु का यूज होगा कि हुम का यूज होगा। यदि सब्जेक्ट का बात करना हो तो हु लगेगा, और ऑब्जेक्ट का बात करना हो तो हम लोग हुम का यूज करेंगे। अब कह रहा है कि यू स्लैप्ड, यानी कि मैंने मारा, किसी को मारा, यानी कि जिसको मारा वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा, क्योंकि डूअर तो मैं हुआ, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग को ऑब्जेक्ट चाहिए, इसलिए यहाँ पे हु को क्रॉस करके हम लोग क्या लगाएंगे, हुम लगाएंगे। सेम बार बार सवाल करना है, जब भी क्वेश्चन है कि देखना है कि सब्जेक्ट और डूअर ऑलरेडी मेंशन हो तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे रिसीवर के लिए और हुम लगाएंगे, और यदि ऑब्जेक्ट पहले ही से मेंशन हो, डूअर का यूज करना हो और सब्जेक्ट का यूज करना हो, तो वहाँ पे हम लगाएंगे हु का यूज। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर इस कॉन्सेप्ट को जो मैं अभी जस्ट बताया कि कहाँ पे सब्जेक्ट का यूज करना है, कहाँ पे ऑब्जेक्ट का यूज करना है, डूअर और रिसीवर वाला कॉन्सेप्ट, तो आप लोग इजीली हु और हुम में फर्क पता कर पाइएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। साहिल हुम जस्ट स्टार्टेड लास्ट वीक इज ऑलरेडी डूइंग गुड एट हिज न्यू जॉब। अब कह रहा है कि साहिल जिसने जस्ट लास्ट वीक स्टार्ट किया है इज ऑलरेडी डूइंग गुड एट हिज न्यू जॉब, मतलब अपने न्यू जॉब में बहुत अच्छा कर रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है कि साहिल जिसने स्टार्ट किया है, तो साहिल जिसने स्टार्ट किया है यानी कि साहिल ने स्टार्ट किया है। साहिल क्या सब्जेक्ट है, डूअर का काम करेगा, इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट का यूज होगा, और सब्जेक्ट का यूज होगा तो हम क्या लगाएंगे, हु लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं। द कार विच हु इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ माई हाउस इज माई फादर्स, यानी कि जो कार मेरे घर के सामने खड़ी हो मेरे पिताजी की है। तो यहाँ पे हु और विच का कॉन्सेप्ट देखना है, तो हम लोग पहले ही पढ़े हुए कि हु का यूज जनरली किस चीज़ के लिए होता है, ह्यूमन बींग्स के लिए, और विच का यूज नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। कार जो है नॉन लिविंग थिंग्स है, तो यहाँ पे विच लगेगा, सिंपल कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। यू हैव नेवर क्वेश्चन एनी डिसीजन ऑफ योर मास्टर दैट इज अ प्रूफ ऑफ योर लॉयल्टी। अब इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम लोग को थोड़ा सा एंटीसीडेंट का कॉन्सेप्ट समझना होगा। अब एंटीसीडेंट क्या होता है, एंटीसीडेंट क्या होता है कि जब भी रिलेटिव प्रोनाउन लगता है उसके जस्ट पहले वाला वर्ड जो होता है वो एंटीसीडेंट होता है, लेकिन कभी कभी पूरा जो क्लॉज होता है वो एंटीसीडेंट का काम करता है। अब हम लोग को चेक करना पड़ता है किस पे डिपेंड करता है। आइए हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि तुमने अपने मास्टर का कभी भी क्वेश्चन नहीं किया डिसीजन पे, ये प्रूफ है तुम्हारे लॉयल्टी का। तो हमारे लॉयल्टी का प्रूफ क्या है कि मैंने कभी भी अपने मास्टर के डिसीजन पे क्वेश्चन नहीं किया है। तो क्या यहाँ पे एक सिंगल वर्ड है जिससे हम बोल सकते हैं कि ये लॉयल्टी का प्रूफ है? तो नहीं, ये पूरा एक क्लॉज बताना होगा कि हमने कभी भी अपने मास्टर के डिसीजन पे क्वेश्चन नहीं किया, ये एक प्रूफ है लॉयल्टी का। तो जब भी पूरे क्लॉज को दिखाने के लिए अगर हमको यूज करना हो तो वहाँ पे हम लोग विच का यूज करते हैं, यानी एंटीसीडेंट यहाँ पे एक सिंगल वर्ड ना होकर पूरा सेंटेंस है। तो जब भी पूरा सेंटेंस अगर एक क्लॉज जो है पूरा एंटीसीडेंट को रेफर कर रहा हो तो वहाँ पे हम लोग विच चीज का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। द फ्यू पीपल हु केम टू माई पार्टी आर द ओनली फ्रेंड्स डेट आई हैव टिल नाउ। यहाँ पे क्या कह रहा है, द फ्यू पीपल। अब एक और कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जब भी वर्ड हो एक बार नोट कर लीजिएगा, द फ्यू, एवरीबडी, समथिंग, समबडी, नोबडी, द ऑल, ये सारे वर्ड जब आते हैं तो वहाँ पे हम लोग क्या लगाते हैं, डेट का यूज करते हैं। यानी कि किसी भी जनरल जानिए कि इम्फेसिस जहाँ जहाँ भी करना होता है वहाँ पे हम लोग डेट का यूज करते हैं। तो द फ्यू पीपल यहाँ पे आया है यानी कि द फ्यू लग गया, इसीलिए आने वाला जो वर्ड होगा, जो भी रिलेटिव प्रोनाउन होगा वो डेट का यूज होगा, ना कि हु का यूज होगा। आगे बढ़ते हैं। ही टोल्ड मी डेट ही सॉ द सेम बॉय हु किल्ड योर डॉग। जब भी द फ्यू, द सेम, एवरीथिंग, ऑल, ये सारे वर्ड, एवरीथिंग, नोबडी, समबडी, ये सारे वर्ड्स रहेंगे तो वहाँ पे हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन डेट का यूज करते हैं। इसीलिए यहाँ पे सेंटेंस क्या होगा, करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, ही टोल्ड मी डेट ही सॉ द सेम बॉय डेट किल्ड योर डॉग। I can't predict that might happen if you don't submit your fees on time। कह रहा है कि मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि क्या होगा अगर आपने फ़ी को समय पे सबमिट नहीं किया। अब क्या होगा बताना है, तो यहाँ पे सेंस से भी बन रहा है कि व्हाट का यूज होगा, क्योंकि क्या होगा मुझे खुद नहीं पता है। इसीलिए यहाँ पे क्या करेक्ट सेंटेंस बनेगा, आई कांट प्रेडिक्ट व्हाट माइट हैपन इफ़ यू डोंट सबमिट योर फी ऑन द टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, you should not judge a person when you don't know that he has gone through। अब यहाँ पे भी डेट का यूज ना होकर व्हाट का यूज होगा। क्यों होगा, क्योंकि सेंटेंस के मीनिंग से ही पता चल रहा है कि आप किसी पर्सन को जज नहीं करना चाहिए यदि आप नहीं जानते हैं कि वो किस चीज़ से गुजर रहा है। तो किस चीज़ से गुजर रहा है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, व्हाट लगेगा, क्योंकि हम लोग को क्वेश्चन को रेफर करना है, एक क्वेश्चन पूछने का सेंस पता चल रहा है। तो आज के 5 हम लोग कॉन्सेप्ट को पढ़े विद द एग्जाम्पल, और मैंने ट्राई किया कि मैं जितना एक्सप्लेन करूं अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को थम्स अप कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए,
और प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस वीडियो को पूरा देखे हैं तो आगे आने वाले सीरीज को भी आप लोग कंटिन्यू कीजिएगा, ताकि आपको ग्रामर में कोई टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।